जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम घटना चक्र करंट क्विज का राष्ट्रीय परिदृश्य करेंगे। दोस्तों ये दूसरा पार्ट है, मैंने एक पार्ट इसका कंप्लीट करा दिया है राष्ट्रीय परिदृश्य का। इसमें इस वाले वीडियो में आपका दूसरे पार्ट में राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भी हम लोग चलेंगे। ये करंट क्विज जो है आपका आई दृष्टि जो आपकी निकली है मैगजीन, उसी को आपका वस्तुनिष्ठ फॉर्म में इसमें तब्दील कर दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका बीपीएससी, आरओआर और यूपीपीसीएस प्री एग्जाम के लिए, ठीक है। सितंबर 2024 तक इसमें पूरा अपडेटेड दिया हुआ है, ठीक है, जनवरी 2024 से, ठीक, सितंबर 2024 तक का। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जो हाईलाइट भी कर दी हैं इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ये जो डिटेल भी दिया हुआ है क्वेश्चन और आंसर से रिलेटेड, ठीक है। तो पहला इसमें देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन यहाँ पर है जून 2024 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के मध्य सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेली मानस सेल स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। वर्तमान में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने टेली मानस सेल कार्यरत हैं? तो ऑप्शन सी सही है, 51। तो दोस्तों ये दोनों मंत्रालय के मध्य समझौता ज्ञापन आपका जून 2024 में आपका हस्ताक्षर हुआ था। किस लिए? तो सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने हेतु। तो उद्देश्य क्या है आपका? पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय में 2 वर्ष की अवधि हेतु पायलट परियोजना के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेंटल स्वास्थ्य हेल्पलाइन टेलीमानस की विशेष सेल के संचालन में दोनों मंत्रालयों के बीच सहयोग को सहज बनाना। इस समझौता ज्ञापन से सुनिश्चित क्या होगा आपका? सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों का मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण। अगला प्रश्न है, 5 जून 2024 को खान मंत्रालय ने कब तक देश में क्षय रोग टीबी यानी कि टीबी के उन्मूलन की दिशा में सहयोगात्मक और समन्वित कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, वर्ष 2025। हस्ताक्षर कब हुआ? 5 जून 2024 को। कहाँ पर? नई दिल्ली में। किस लिए? आपका टीबी के उन्मूलन की दिशा में सहयोगात्मक और समन्वित कार्रवाई के लिए। यह समझौता ज्ञापन अंतर मंत्रालयी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगा वर्ष 2025 तक भारत में टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मई 2024 में विदेश मंत्रालय CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और किस मंत्रालय के बीच देश में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ई माइग्रेट सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ये इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो है आपका विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के मध्य हुआ है। कब? मई 2024 में। ई माइग्रेट परियोजना शुरुआत की गई है आपका मुख्य रूप से उत्प्रवास जांच अपेक्षित देशों में जाने वाले श्रमिकों की सहायता के लिए। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में किस देश ने वर्ष 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, भारत ने। तो दोस्तों ये जो है इसकी अध्यक्षता आपका भारत ने संभाली। कब? मई 2024 में। कोलंबो प्रक्रिया क्या है? यह एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है जिसमें एशिया के 12 सदस्य देश शामिल है। स्थापना हुई थी वर्ष 2003 में। भारत इसकी स्थापना के बाद से ही कोलंबो प्रक्रिया का सदस्य रहा है। इसके 12 सदस्य देश कौन कौन से देख लीजिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम तथा कंबोडिया शामिल है इसमें। अगला प्रश्न, मई 2024 में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन भारत में लॉन्च किया गया। इस बायोडिग्रेडेबल पेन को किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी सही है, सौरभ एच मेहता ने। तो विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च हुआ मई 2024 में। कहाँ? भारत में दोस्तों। लॉन्च करता कौन है? नई दिल्ली निवासी सौरभ एच मेहता ने, ठीक है। इसमें उपयोग किया जाता है आपका गैर विषाक्त स्याही और पुनर्नवीनीकृत कागज से बनी रिफिल का। लॉन्च पेन का ब्रांड नाम क्या है? नोट, यानी कि नो ऑफेंस टू अर्थ। अगला क्वेश्चन, 4 जून 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18वीं लोकसभा का चुनाव परिणाम जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन दिया हुआ, कौन सा कथन सही है बताना है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, केवल दूसरा आपका कथन सही है। क्या दिया हुआ इसमें? इसमें कुल 74 महिलाओं ने चुनाव जीता, ठीक है। और 18वीं लोकसभा का चुनाव परिणाम कब जारी किया गया? 4 जून 2024 को। किसके द्वारा? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। कुल सीटें 543 थीं। मतदान हुआ 7 चरणों में। दर्ज किया गया कुल मतदान प्रतिशत 65.79%।
चुनाव में जीती कुल महिला सदस्य 74। सबसे कम उम्र के चुनाव जीतने वाली उम्मीदवार कौन है, ये देख लीजिए आपका शाम्भवी चौधरी, आपका LGPR समस्तीपुर बिहार, ये 25 वर्ष इनकी आयु है। ये BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। प्रिया सरोज SP समाजवादी पार्टी मछली शहर उत्तर प्रदेश 25 वर्ष, ये आपका UP PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। पुष्पेंद्र सरोज सपा की, ये भी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश 25 वर्ष, ये भी ठीक है। संजना जाटव, ये INC भरतपुर राजस्थान 26 वर्ष की उम्र में चुनाव जीता। सबसे अधिक उम्र के चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार कौन है, TR बालू DMK, आपका श्री पेरन बदूर तमिलनाडु। सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है, रकीबुल हुसैन। कुल प्राप्त मत इन्हें कितना मिला है, 14,71,885 मत मिला है कुल। ये INC के से चुनाव लड़े थे, धुबरी असम से। सर्वाधिक नोटा इस्तेमाल हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों यहाँ पर 2,18,674 लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आंकड़े को। सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती 240 सीट, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 99 सीट जीती, समाजवादी पार्टी 37 सीट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आपका 29 सीट जीता था। इतना याद रखिएगा ये चारों का। वहीं आपका भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत कितना था, कितना मत प्रतिशत मिला, 36.56%, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 21.19%, समाजवादी पार्टी को 4.58%, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 4.37%, ठीक है। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अगला प्रश्न है, मई 2024 में प्रगति 2024 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, तो ऑप्शन ए सही है, नई दिल्ली में। दोस्तों ये आपका कब हुआ था, 28 मई 2024 को। कहाँ पर, इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में। किसके द्वारा, ये आपका केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि CCRAS द्वारा। उद्देश्य क्या है, आयुर्वेद अनुसंधान और उद्योग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, मई 2024 में भारतीय सेना को किसने पहली हाइड्रोजन बस सौंपा है, तो ऑप्शन ए सही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। कब सौंपा है, 27 मई 2024 को। माइलेज आपका हाइड्रोजन ईंधन के पूरे 30 किलोग्राम के ऑनबोर्ड टैंक पर 250 से 300 किलोमीटर का माइलेज। इस कार्यक्रम के दौरान समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ भारतीय सेना और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच, ठीक है, IOCL के मध्य, ठीक है, याद रखिएगा। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ आपका हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी के परीक्षणों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मई 2024 को दूरदर्शन किसान यानी DD किसान ने 2 AI एंकर AI कृष्ण और AI भूमि लॉन्च किया। ये एंकर देश विदेश की कितनी भाषाओं से बात कर सकते हैं, देश विदेश की कितनी भाषाओं में बात कर सकते हैं, ऑप्शन डी सही है, 50 भाषाओं में। दोस्तों AI कृष्ण और AI भूमि, ये क्या है आपका, AI एंकर है। ये लॉन्च हुआ 26 मई 2024 को। लॉन्च किसने किया, दूरदर्शन किसान DD किसान ने। ये एंकर न्यूज़ पढ़ सकते हैं आपका बिना रुके या फिर बिना थके 24 घंटे और 365 दिन। किसान दर्शक इन्हें देख सकेंगे आपका देश के सभी राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में 10वां विश्व जल मंच 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो ऑप्शन ए सही है, बाली में। बाली कहाँ, इंडोनेशिया पड़ता है दोस्तों। तो ये आपका कब से कब तक, 18 से 25 मई 2024 के मध्य। बाली इंडोनेशिया में किसके द्वारा, इंडोनेशिया सरकार एवं विश्व जल परिषद WCC द्वारा। मुख्य विषय क्या है, साझा समृद्धि के लिए जल, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। विश्व जल परिषद आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बहुहितधारक मंच संगठन है। स्थापना हुआ था 1996 में। इसका मुख्यालय है आपका मर्सिले, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ये कथन वाला क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स 2024 से संबंधित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, पहला और दूसरा दोनों कथन जो है आपका सही है। पहला में क्या है, यह भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है, कौन सा, इंडिया स्किल 2024, और इसका आयोजन 15 से 19 मई 2024 के मध्य नई दिल्ली में किया गया था, याद रखिएगा। और कहाँ पर यह आपका किया गया था आयोजन, यशो भूमि द्वारिका नई दिल्ली में। किसके द्वारा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। इसमें आपका 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक छात्र और 400 से अधिक उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारी बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुआ था, ऑप्शन डी सही है, नई दिल्ली में दोस्तों आयोजित हुआ था। तो कब से कब तक, 2 से 3 मई 2024 के मध्य, कहाँ, नई दिल्ली में। आसियान भारत संसद संबंधों के लिए सिंगापुर भारत का समन्वयक देश है ये। और आसियान में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त तिमोर लेस्ले के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया दोस्तों। इसमें आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है दोस्तों, 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का, कितने, 10। स्थापना हुआ था वर्ष
1967 में। मुख्यालय कहाँ है आपका? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आसियान दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त। कथन वाला प्रश्न है ये दोस्तों, कौन सा कथन सही है इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए है, ठीक है। ए में क्या है? पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब आपका तीनों कथन सही है। क्या क्या कथन है देख लेते हैं। मई 2024 में विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 प्रस्तुत की गई। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 इस श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है। कब प्रस्तुत की गई? मई 2024 में। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी कि UNODC द्वारा जारी की गई है, याद रखिएगा इसको। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है इसमें। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा, ठीक है। रिपोर्ट संस्करण आपका तीसरा था, ठीक है। विशेषता आपका यह रिपोर्ट वर्ष 2025 से 2021 के 2015 से 2021 के मध्य हुए अवैध वन्यजीव व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करती है। रिपोर्ट के अनुसार जो आपका गैंडा और देवदार वर्ष 2015 से 2021 के बीच वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले पशु तथा पौधे की प्रजातियां हैं दोस्तों। ये सर्वाधिक प्रभावित जो है आपका प्रमुख अवैध पशु व्यापार का प्रतिशत हिस्सा आपका गेंडे का सींग 29%, पेंगोलिन के शल्क 28% तथा हाथी दांत आपका 15%। प्रमुख अवैध वनस्पति व्यापार का प्रतिशत हिस्सा देवदार और अन्य सेपेंडेल्स 47%, शीशम की लकड़ी 35% तथा अगर वुड आप तथा अन्य मायरटेल्स आपका 13%। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन कारण वाला है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है आपका, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। देख लेते हैं। पहला कथन है आपका 8 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। वर्ष 2023 में चीन विश्व में सौर ऊर्जा में सबसे बड़े उत्पादक देशों के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। दोनों कथन जो है आपका सही है इसमें। चर्चा में क्यों रहा दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 8 मई 2024 को। रिपोर्ट के अनुसार जापान के 110 टेरावाट घंटा की तुलना में भारत ने वर्ष 2023 में 113 टेरावाट घंटा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया। वर्ष 2023 में विश्व के शीर्ष 5 सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन से? पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पर भारत का स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। चौथे पर जापान है, पांचवें पर जर्मनी है। अगला प्रश्न, मई 2024 में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी कि NAI ने स्वर्गीय रफ़ी अहमद किदवई के निजी दस्तावेज संग्रह का अधिग्रहण किया। रफ़ी अहमद किदवई का जन्म बाराबंकी जिले के किस गांव में हुआ था? ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, मसौली गांव में। तो यहाँ पर दोस्तों अधिग्रहण किया गया मई 2024 में। अधिग्रहण किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI ने। इस दस्तावेज में शामिल किया है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, PD टंडन जैसे प्रतिष्ठित नेताओं के साथ साथ किदवई के मूल पत्राचार। रफ़ी अहमद किदवई का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1894 में। कहाँ पर हुआ था? मसौली बाराबंकी में, उत्तर प्रदेश में दोस्तों, जमींदारी परिवार में। UPPCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950-2015 नामक रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है, केवल दूसरा कथन जो है आपका सही है। दूसरा में क्या देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 1950 से 2015 तक बहुसंख्यक हिंदू आबादी में 7.82% की गिरावट आई है दोस्तों। यह रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? मई 2024 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा। रिपोर्ट की प्रमुख बातें देख लीजिए। इस रिपोर्ट में 167 देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया गया है। 1950 से 2015 तक आपका बहुसंख्यक हिंदू आबादी में आपका 7.82% की गिरावट आई है। और वहीं भारत में अल्पसंख्यक समूहों आपका मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिख की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जबकि जैन और पारसियों की आबादी में गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 1950 में हिंदू आबादी 84.68% थी, जो वर्ष 2015 में घटकर 78.06% रह गई है। इस अवधि में देश में मुस्लिम आबादी 43.15% और ईसाई आबादी में 5.38% की वृद्धि हुई है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक आबादी काफ़ी कम हुई है दोस्तों। वर्ष 1950 से 2015 के बीच 167 देशों में बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय की जनसंख्या में औसतन 22% की कमी आई है। अगला क्वेश्चन देखिए,
27 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार ने अडानी के विंझिजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की मंजूरी प्रदान की। विंझिजम पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी सही है, केरल में स्थित है दोस्तों। ये इस पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की मंजूरी कब? 27 अप्रैल 2024 को मिली। मंजूरी किसने प्रदान की? आपका केंद्र सरकार ने। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। पोर्ट का स्वामित्व आपका अडानी ग्रुप के पास है। विशेष तथ्य क्या है अडानी ग्रुप का? विंझिजम पोर्ट भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग IHRC के नए लोगो और आदर्श वाक्य के संदर्भ में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, ये पूछा है। आंसर होगा ऑप्शन डी नंबर सही नहीं है। नए लोगो और आदर्श वाक्य के डिजाइन के लिए आमंत्रित प्रविष्टियों में से शिवांश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत लोगो और आदर्श वाक्य को प्रविष्टि के विजेता के रूप में चुना गया है। ये सही नहीं है। बाकी जो है आपका A, B और C तीनों सही है। ठीक है, इसमें देखिए नए लोगो और आदर्श वाक्य अपनाए गए 25 अप्रैल 2024 को। लोगो अभिव्यक्त करता है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की थीम और विशिष्टता को। लोगो के संबंधित तथ्य क्या है आपका? लोगो में कमल की पखुंडियों के आकार के पृष्ठ भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग को ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए रखने हेतु लचीले नोडल संस्था के रूप में दर्शाता है। और दोस्तों आपका आदर्श वाक्य क्या है इसका? ये देख लीजिए, यत्र इतिहास भविष्यवाद संरक्षिता, हिंदी अनुवाद जहां इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है दोस्तों। और रिलेटेड जीके देख लीजिए, इससे रिलेटेड भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग आपका स्थापना हुई थी 1919 में। यह आयोग अभिलेखी मामलों पर आपका एक शीर्ष सलाहकार निकाय है। यह अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उनके उपयोग पर किसके परामर्श देने हेतु रचनाकारों, संरक्षकों और अभिलेखों के उपयोगकर्ताओं के एक अखिल भारतीय मंच के रूप में कार्य करता है? तो भारत सरकार को। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में छठा अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना ICDRI या सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? आपका A नंबर, नई दिल्ली में आयोजित हुआ दोस्तों। और कब हुआ? 24 से 25 अप्रैल 2024 के मध्य। कहाँ पर? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्य विषय क्या था? इसका थीम क्या था? इन्वेस्टिंग टुडे फॉर ए मोर रिजिलेंट टुमारो। ICDRI क्या है आपका? 39 देशों और 7 संगठनों का एक वैश्विक गठबंधन है। इसकी स्थापना हुई थी 2019 में। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किस संगठन ने जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज को लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी सही है, नाबार्ड ने। दोस्तों ये नाबार्ड के जो है आपका कब लॉन्च किया था? 23 अप्रैल 2024 को। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा। उद्देश्य क्या है? भारत की हरित परियोजनाओं के लिए कर्ज की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना है। नाबार्ड क्या है दोस्तों? देश का शीर्ष ग्रामीण विकास बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर वर्ष 1982 में दोस्तों। ठीक है, मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? KV शाजी हैं। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में समलैंगिकों के मामले में किसकी अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, राजीव गौबा। कब गठित किया गया? 16 अप्रैल 2024 को। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। किसकी अध्यक्षता में? तत्कालीन कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। उद्देश्य क्या है आपका? समलैंगिक समुदाय के लोगों की समस्याओं की पहचान करना और उसका समुचित हल निकालना। अगला क्वेश्चन कथन वाला है दोस्तों। कौन सा कथन सही है ये बताना। तो ऑप्शन नंबर A, केवल पहला कथन सही। देख लेते हैं क्या दिया है। अप्रैल, पहला कथन में दिया, अप्रैल 2024 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार घर पर मतदान की सुविधा का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों ये कब किया गया? अप्रैल 2024 में। किसके द्वारा? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। इसके तहत पहली बार बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को यह सुविधा दी गई दोस्तों। और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40% बेंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए सही, NTPC लिमिटेड द्वारा दोस्तों ये किया गया। अप्रैल 2024 में किया गया। शुभारंभ किसने किया था? NTPC लिमिटेड। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली उत्पादन करने वाली महारत्न कंपनी है ये। और क्या है आपका? NTPC के प्रमुख कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल है। और यह कार्यक्रम है आपका भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के अनुरूप। उद्देश्य क्या है आपका? लड़कियों की क्षमता को बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता को कम करना है। कथन कारण वाला प्रश्न है यह, अप्रैल 2024 में भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा शुरू किए गए टर्निंग 18 और यू आर द वन
नामक अनूठे अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन जो है आपका सही है। क्या है कथन देख लेते हैं। टर्निंग 18 अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले व्यक्तियों को लक्षित करना है। यू आर द वन अभियान का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को पहचानना है। दोनों कथन आपका इसमें सही है। और यह अनूठा अभियान शुरू किया गया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कब? अप्रैल 2024 में। किस पर? आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया। किस लिए? 18वीं लोकसभा चुनाव में युवाओं एवं शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए। आयोग ने इस अभियान की यात्रा की शुरुआत की आपका चुनाव का पर्व देश का गर्व की व्यापक थीम के तहत। टर्निंग 18 अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या? विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले व्यक्तियों को लक्षित करना। यू आर द वन अभियान का क्या उद्देश्य है? निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को पहचानना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये भी कथन वाला, कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन सही। देख लेते हैं। पहला कथन है 20 से 30 मई 2024 के मध्य 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक 2024 कोच्चि में संपन्न हुई। दूसरा है भारतवर्ष 1983 से अंटार्कटिक संधि का एक सलाहकार सदस्य रहा है। दोनों आपका जो है कथन इसमें सही है। ये संधि कब संपन्न हुई? आपका 20 से 30 मई 2024 के मध्य। कहाँ पर? कोच्चि, केरल में। किसके द्वारा? राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार तथा अंटार्कटिक संधि सचिवालय द्वारा। अंटार्कटिक संधि के बारे में आपका हस्ताक्षर हुआ था 1959 में हुआ था, लागू हुआ था 1961 में। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण समिति यानी कि CEP की 26वीं बैठक भी कोच्चि में हुई। आपका CEP के बारे में देख लीजिए, इसकी स्थापना वर्ष 1991 में अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल आपका मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत की गई थी। भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री में आपका स्थापित किया गया 1983 में। भारत में वर्तमान में 2 अनुसंधान केंद्र संचालित करता है, मैत्री 1989 और भारती 2012। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के पुनर्गठन हेतु जारी अधिसूचना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। सी में पहला और दूसरा दोनों कथन जो है आपका सही। पहला कथन दिया है मार्च 2024 में रक्षा उत्पादन विभाग ने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी की। दूसरा है इस पुनर्गठन का उद्देश्य गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं और परीक्षणों की गति बढ़ाना तथा निर्णय लेने में विभिन्न स्तरों पर होने वाली अनावश्यक देरी को कम करना है। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई आपका 28 मार्च 2024 को। किसने जारी किया? रक्षा उत्पादन विभाग ने। उद्देश्य क्या है? गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं और परीक्षणों की गति बढ़ाना तथा निर्णय लेने में विभिन्न स्तरों पर होने वाले अनावश्यक देरी को कम करना। गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय आपका किसके अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के। अपने कार्य को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से करने के लिए DGQA संगठन को विभाजित किया गया आपका 12 निदेशालयों में। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन वाला ये भी है, कौन सा कथन सही है ये बताना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों कथन इसमें सही। पहला कथन दिया है 21 से 22 मार्च 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की राजकीय यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान उन्हें भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। तो डिटेल देख लीजिए, कब आपका 21 से 22 मार्च 2024 के मध्य। और उनकी यह यात्रा भारत सरकार की पड़ोसी प्रथम की नीति पर आधारित है। ठीक है। इस यात्रा के दौरान भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघिए वांगचुक से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे के साथ मुलाकात एवं बातचीत की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें भूटान के प्रधानमंत्री के साथ थिम्पू में भारत की सहायता से बनाए गए ग्लातुसियन जेटसन पेमा वांगचुक मध्य एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन कथन वाला है, कौन सा सही है कथन ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। क्या दिया है पहला कथन में? 14 से 18 मार्च 2024 के मध्य भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। जनवरी 2024 में भूटान के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा रही। दोनों आपका सही है। ठीक है, दोनों कथन। उन्होंने दोस्तों मुंबई का भी दौरा किया और विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। दोस्तों दोनों देशों के बीच सार्वजनिक संबंध स्थापित हुए थे वर्ष 1968 में।
और आपका इससे पूर्व भूटान के साथ भारतीय संबंधों की देखरेख हमारे राजनीतिक अधिकारी द्वारा की जाती है सिक्किम में। दोनों देशों की द्विपक्षीय संबंधों की बुनियादी रूपरेखा 1949 में हस्ताक्षरित मैत्री और सहयोग संधि है, जिसे नवीकृत किया गया आपका वर्ष 2007 में। भारत भूटान व्यापार और वाणिज्य करार पर पहली बार कब हस्ताक्षर हुए थे? 1972 में, जिसे पिछली बार 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया आपका वर्ष 2006 में। अगला क्वेश्चन है, 16 मार्च 2024 को किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। तो कब शुरू हुआ? 16 मार्च 2024 को। यह संयंत्र कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के तोवर दिबांग घाटी के रोइंग में। इस संयंत्र की स्थापना आपका 3 ऑयल पाम द्वारा, ठीक है। इस संयंत्र का वर्चुअली उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2024 को। यह फैक्ट्री है आपका अरुणाचल प्रदेश में पहली ऑयल पाम फैक्ट्री और NMEOOP के तहत भारत की पहली ऑयल पाम फैक्ट्री है। अगला क्वेश्चन, 15 मार्च 2024 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ई वाहन नीति के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, ये बताना है। कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही नहीं है, ऑप्शन डी है आंसर। कंपनी द्वारा दी गई निवेश प्रतिबद्धता को सीमा शुल्क में छूट के लिए बैंक गारंटी द्वारा समर्पित होना आवश्यक नहीं है, ये सही नहीं। बाकी ये तीनों जो है ABC तीनों कथन सही है, लेकिन ये पूछा है क्वेश्चन में कि सही नहीं है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन होगा। तो स्वीकृति प्रदान की गई आपका 15 मार्च 2024 को केंद्र सरकार द्वारा। उद्देश्य क्या है? भारत को ई वाहनों के निर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। तैयार किया गया आपका इस नीति को वैश्विक प्रतिष्ठित EV निर्माताओं द्वारा ई वाहन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए। इस नीति का मुख्य विशेषता क्या है आपका? अनिवार्य न्यूनतम निवेश आपका 4,150 करोड़ रुपए, यानी कि 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अधिकतम निवेश की सीमा, कोई निवेश की सीमा नहीं है। विनिर्माण के लिए समय सीमा, भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने तो 3 वर्ष और ई वाहनों के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ अधिकतम 5 वर्षों के भीतर 50% घरेलू मूल्यवर्धन यानी कि DVA तक पहुंचने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है कथन वाला है दोस्तों ये, तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, पहला केवल एक पहला कथन इसमें सही। पहला क्या है देख लेते हैं। 14 मार्च 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव विषयक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई। इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। समिति में के सदस्यों में कौन कौन शामिल थे देख लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद। तीसरा है 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह। लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सिंह कश्यप। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे। पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। समिति में कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य और डॉक्टर नितिन चंद्रा समिति के सचिव थे। समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश क्या क्या है? समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए 2 चरणीय दृष्टिकोण की सिफारिश की। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव होंगे। दूसरे चरण में दोस्तों नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव संपन्न होने के 100 दिनों के भीतर कराना होगा, ठीक है। तीनों स्तरों के चुनाव में उपयोग के लिए एक ही मतदाता सूची और चुनावी फोटो पहचान यानी कि EPIC होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 14 मार्च 2024 को भारत और सिंगापुर के मध्य किस क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी है, विधि एवं विवाद समाधान के संबंध में। तो दोनों देशों के मध्य समझौता ज्ञापन आपका 14 मार्च 2024 को हुआ। यह संबंधित है आपका विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग से। यह समझौता ज्ञापन आपका दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान, संबंधित देशों में मजबूत वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने व समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु संयुक्त सलाहकार समिति की स्थापना से संबंधित मामले जैसे साझा हित के क्षेत्रों में आगे सहयोग करने से संबंधित। अगला ये कथन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन आपका सही है। दूसरा कथन दिया है, इसका मुख्य विषय आपका इनर पीस टू वर्ल्ड है, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला कथन जो है सही नहीं है, दूसरा सिर्फ कथन सही है। तो वैश्विक आध्यात्म महोत्सव 2024 के बारे में यहाँ बात हो रही है। सबसे बड़े आध्यात्मिक सभाओं में से यह एक है। कब? 14 से 17 मार्च 2024 के मध्य यह महोत्सव का आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ? विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कान्हा शांति वनम हैदराबाद में हुआ, ठीक है। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और हार्टफुलनेस द्वारा। मुख्य विषय क्या था दोस्तों? याद रखिएगा, इनर पीस टू वर्ल्ड पीस। अगला क्वेश्चन 13 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चरण
4 की परियोजनाओं के 2 गलियारों लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ को मंजूरी प्रदान की। इन दोनों गलियारों की कुल परियोजना लागत कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 8,399 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये कब किया गया आपका? दिल्ली मेट्रो के चरण चौथे की परियोजना में 2 नए गलियारों को मंजूरी कब दी गई? 13 मार्च 2024 को। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त 2 गलियारा आपका लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक 8,385 किलोमीटर और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ आपका 12,377 किलोमीटर। दोनों गलियारों की कुल परियोजना लागत कितनी? 8,399 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा शुरू की गई वोकल फॉर लोकल पहल के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। इस पहल के हिस्से के रूप में 400 आकांक्षी ब्लॉकों के स्वदेशी स्थानीय उत्पादों को आकांक्षा के तहत मानचित्रित और समेकित किया गया है। ठीक है। वोकल फॉर लोकल पहल क्या है? किससे? नीति आयोग से संबंधित। शुभारंभ आपका 13 मार्च 2024 को। शुभारंभ किसने किया? नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने। यहाँ पर शुरू की गई आपका आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत उद्देश्य क्या है? आकांक्षी ब्लॉकों की आबादी के बीच आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करना, उन्हें सतत विकास और समृद्धि की दिशा में प्रेरित करना। इस पहल के हिस्से के रूप में आपका 500 आकांक्षी ब्लॉकों के स्वदेशी स्थानीय उत्पादों को आकांक्षा के तहत मानचित्रित और समेकित किया गया। अगला क्वेश्चन है कथन वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, मतलब पहला और दूसरा दोनों कथन जो है सही है। देख लेते हैं। पहला कथन है आपका 13 मार्च 2024 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा PB शब्द प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। दूसरा है आपका प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो वर्चुअल PB शब्द प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदृश्य से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो आदि अन्य प्रारूपों में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। दोनों आपका सही है इसमें। ठीक है, ये प्रसार भारती द्वारा शब्द सेवा का कब किया गया? शुभारंभ आपका 13 मार्च 2024 को। कहाँ? नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में। किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। विशेषता क्या है आपका PB शब्द का प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदृश्य से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो आदि अन्य प्रारूपों में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। PB शब्द का प्रारूप आपका ये फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसिमिनेशन। ठीक है, प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार की रक्षा ऑडियो विजुअल। अगला क्वेश्चन देखिए। 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। विकल्प में कौन सी वंदे भारत ट्रेन इसमें शामिल नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत इसमें शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी, कौन कौन सी हरी झंडी दिखाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब? 12 मार्च 2024 को। कहाँ से? अहमदाबाद गुजरात से। 10 नई वंदे भारत ट्रेन का नाम देख लीजिए। अहमदाबाद मुंबई मध्य, ठीक है, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम, मैसूरू से डॉक्टर MGR मध्य चेन्नई, पटना से लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी पटना, पूरी विशाखापट्टनम, फिर लखनऊ देहरादून, कलबुर्गी, सर M विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, रांची वाराणसी और खजुराहो दिल्ली निजामुद्दीन के बीच परिचालित। ठीक है, विस्तार हेतु हरी झंडी दिखाई गई 4 वंदे भारत ट्रेन कौन सी है आपका? अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत को द्वारका तक, अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला वंदे भारत को चंडीगढ़ तक, गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत को प्रयागराज तक और तिरुवनंतपुरम कासरगोड वंदे भारत को बेंगलुरु तक। UPPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, BPSC के लिए भी। विशेष तथ्य देख लीजिए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने गुजरात के दाहेज में ईथेन और प्रोपेन हैंडलिंग सुविधाओं सहित पेट्रोनेट LNG के पेट्रो रसायन परिसर की भी आधारशिला रखी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन ए सही है, साबरमती। कब उद्घाटन किया? 12 मार्च 2024 को। कहाँ पर? साबरमती कोचरब गुजरात में। क्या है ये आपका? गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ है ये। और दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा पहला आश्रम कब स्थापित किया गया था आपका? वर्ष 1915 में कोचरब आश्रम। ठीक है, वर्तमान समय में इसे एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित किया गया गुजरात विद्यापीठ द्वारा। हृदय कुंज क्या था आपका? गांधी जी का निवास स्थल था।
कथन वाला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है ये बताना। ऑप्शन नंबर सी सही है। सी में पहला और दूसरा दोनों कथन आपका सही है। देख लेते हैं। पहला कथन, 11 से 13 मार्च 2024 के मध्य भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर नहीं। दूसरा, इस यात्रा के दौरान उन्होंने मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। दोस्तों दोनों आपका सही है कथन। तो ये 11 से 13 मार्च 2024 के मध्य दोस्तों आपका भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस की राजकीय यात्रा की थी। आपका किस लिए? आपका मॉरिशस सरकार के निमंत्रण पर 12 मार्च 2024 को मॉरिशस के राष्ट्रपति दिवस समारोह, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए। दोस्तों वर्ष 2000 के बाद से मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने वाली यह छठी भारतीय राष्ट्रपति हैं। इस समारोह ने भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी, भारतीय नौसेना के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के 2 जहाज़ों INS तीर और CGS सारथी ने भाग लिया था। याद रखिएगा जहाज का नाम दोस्तों, ठीक है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन और प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की थी। अगला प्रश्न है आपका, 9 मार्च 2024 को भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र और इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन नंबर सी सही है, ओडिशा में। तो उद्घाटन 9 मार्च 2024 को कहाँ? आपका कलिंगा स्टेडियम ओडिशा में। उद्घाटन किसने किया? ओडिशा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। इंडोर एथलेटिक्स के केंद्र में है आपका 1000 वर्ग मीटर का ट्रैक है दोस्तों। कलिंगा स्टेडियम स्थित एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। इस स्टेडियम की आधारशिला आपका 1978 में रखी गई थी पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक ने। अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन के संबंध में विकल्पों में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। इस उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिलाबाद तेलंगाना से किया। ये प्रधानमंत्री द्वारा संगारेड्डी तेलंगाना में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। देख लीजिए कब, 5 मार्च 2024 को शिलान्यास और लोकार्पण की गई परियोजनाओं की लागत 6800 करोड़ रुपए से अधिक है। इन परियोजनाओं में कौन कौन सा शामिल है? सड़क, रेल, पेट्रोलियम, विमानन और प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख क्षेत्र। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित और शिलान्यास की गई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? प्रधानमंत्री द्वारा 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। NH 65 के 29 किलोमीटर लंबे पुणे हैदराबाद खंड को 6 लेन बनाने की आधारशिला रखी। 6 नए स्टेशन भवनों के साथ साथ सनत नगर मौला अली रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का उद्घाटन किया। घाटकेसर लिंगमपल्ली वाया मौला अली संतनगर के बीच MMTS रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई। इंडिया ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन और हैदराबाद में नागरिक उन्नयन अनुसंधान केंद्र का यानी कि CARO का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में शुरू की गई एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यानी कि अदिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन इसमें जो है दोस्तों आपका सही है? ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सी में क्या है? पहला, दूसरा और चौथा कथन इसमें सही है। तीसरा जो है कथन गलत है। देख लेते हैं क्या दिया है कथन में। पहले कथन में 4 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अदिति योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, सही है। इस योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 750 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया, ये भी सही है। चौथा नंबर देखिए, इस योजना के तहत स्टार्टअप को रक्षा प्रौद्योगिकी में उनके अनुसंधान विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान सहायता दी जाएगी। ये 3 कथन सही है, मतलब पहला, दूसरा और चौथा कथन। तो शुभारंभ आपका 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में डेफकनेक्ट 2024 के अवसर पर। किस लिए? स्टार्टअप को रक्षा प्रौद्योगिकी में उनके अनुसंधान विकास और नवाचार प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए। शुभारंभ किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। योजना के तहत प्रदत्त अनुदान आपका स्टार्टअप को रक्षा प्रौद्योगिकी में उनके अनुसंधान विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता। तो अवधि आपका वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की है इसकी। ठीक है, योजना है तो बजटीय राशि आपका 750 करोड़ रुपए। लक्ष्य है आपका प्रस्तावित समय सीमा में लगभग 30 डीप टेक महत्वपूर्ण आपका और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है। अगला क्वेश्चन, 2 मार्च 2024 को भारत सरकार
त्रिपुरा और अन्य स्टेक होल्डर्स के मध्य द्विपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले त्रिपुरा के संस्थापक का क्या नाम है? ऑप्शन ए सही है, प्रगुप्त देव वर्मा नाम है। समझौते पर हस्ताक्षर आपका 2 मार्च 2024 को हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में। किसकी उपस्थिति में? गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में। समझौते के तहत सहमति बनी दोस्तों आपका त्रिपुरा के मूल निवासियों के इतिहास, भूमि और राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा से संबंधित मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने पर। त्रिपुरा आपका की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके संस्थापक प्रगुप्त देव वर्मा और अन्य ने। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं पर कितना व्यय किया जाएगा? तो ऑप्शन सी सही है, 7,200 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो कब किया गया? 1 मार्च 2024 को किया गया शिलान्यास आपका। कहाँ? हुगली जिले के आरामबाग शहर में। याद रखिएगा, शहर का नाम कभी या फिर जिला दे देगा या फिर शहर का नाम भी दे देगा, तो याद रखिएगा दोनों। तो लोकार्पित और शिलान्यास की गई परियोजनाओं की लागत 7200 करोड़ रुपए, 7,200 करोड़ रुपए। ये परियोजनाएं किससे संबंधित है? रेल, बंदरगाह, तेल पाइपलाइन, एलपीजी आपूर्ति और अपशिष्ट उपचार जैसे जल संयंत्रों से। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित परियोजनाएं आपका लगभग 2,790 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट तथा अपशिष्ट जल उपचार एवं सीवेज से संबंधित परियोजनाएं। लगभग 2,680 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं। कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु लगभग 1,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 7 मार्च 2024 को किसने नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर बी सही है, अश्विनी वैष्णव ने। तो एक डिजिटल पहल है ये आपका नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म, और शुभारंभ मार्च 2024 में शुभारंभ किसने किया? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। यह पहल डिज़ाइन की गई है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सशक्त बनाने के लिए। इस प्लेटफॉर्म मंच की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? व्यापक ज्ञान आधार, 7,500 रेटेड सर्वोत्तम प्रथाएं, 5,000 नीति दस्तावेज, 900 प्लस डेटा सेट, 1400 डेटा प्रोफाइल और 350 नीति आयोग प्रकाशन। अगला क्वेश्चन, 28 फरवरी 2024 को जल शक्ति मंत्रालय ने 6 नदियों का बेसिन प्रबंधन करने हेतु 12 तकनीकी शिक्षा संस्थानों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। विकल्प में बेसिन प्रबंधन करने हेतु शामिल 6 नदियों में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है शामिल नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी नदी? 6 नदी शामिल है, देख लीजिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और पेरियार। बेसिन प्रबंधन के लिए संस्थानों को प्रदत्त जिम्मेदारी आपका नर्मदा बेसिन प्रबंधन आईआईटी इंदौर और आईआईटी गांधीनगर को, गोदावरी बेसिन प्रबंधन आईआईटी हैदराबाद और नीरी नागपुर को, महानदी बेसिन प्रबंधन आईआईटी रायपुर और आईआईटी राउरकेला को, कृष्णा बेसिन प्रबंधन आपका एनआईटी वारंगल और एनआईटी सुरथकल को, कावेरी बेसिन प्रबंधन आपका आईआईएससी बेंगलुरु और एनआईटी त्रिची को, पेरियार बेसिन प्रबंधन आईआईटी पलक्काड़ और एनआईटी कालीकट को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज से संबंधित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा जो है दोनों कथन सही है। देख लेते हैं। पहला कथन, 27 फरवरी 2024 को भारतीय सेना में 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज को शामिल किया गया है। इस मॉड्यूलर ब्रिज को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर विकसित किया है। तो दोस्तों दोनों आपका कथन सही है। इसमें ये 46 मीटर मॉड्यूलर ब्रिज आपका शामिल किया गया भारतीय सेना में कब? 27 फरवरी 2024 को। किसकी उपस्थिति में? तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की उपस्थिति में। विकसित किया गया आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा लार्सन एंड टुब्रो द्वारा। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन सेतु के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, ये बताना। ऑप्शन सी जो है सही नहीं है। इस पुल की लंबाई लगभग 3.25 किलोमीटर, ये आपका सही नहीं है दोस्तों। बाकी तीनों सही है, ये ए बी और डी जो है तीनों सही है। सी आपका सही नहीं है, क्वेश्चन पूछा है सही नहीं है। ठीक है, तो सी आंसर होगा सी।
सुदर्शन सेतु का जो है उद्घाटन आपका कब किया गया? 25 फरवरी 2024 को। कहाँ? गुजरात में किया गया। उद्घाटन कौन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस पुल की लंबाई कितनी है? लगभग 2.32 किलोमीटर है, ठीक है। और क्वेश्चन में 3.25 बताया गया, जो कि गलत है, ठीक है, गलत बताना था। निर्माण लागत लगभग 980 करोड़ रुपए लगी है। यह जोड़ेगा आपका ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारिका द्वीप को। मुख्य विशेषता क्या है? देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है आपका। अनूठे डिजाइन वाले इस सेतु में दोनों ओर श्री भगवद गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण के चित्रों से सजा हुआ एक फुटपाथ भी है। अगला प्रश्न, 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के अंतर्गत 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां लगाने हेतु मंजूरी प्रदान की। इस 3 इकाइयों में 2 सेमीकंडक्टर इकाई किस राज्य में लगाई जाएंगी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, गुजरात में लगाई जाएंगी दोस्तों, 2, ठीक है। भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था आपका 21 दिसंबर 2021 को, कुल 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2023 में मंजूरी दी थी गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई लगाने के लिए माइक्रोन के प्रस्ताव को। और स्वीकृत की गई 3 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? पहला है आपका 50,000 WFSM क्षमता वाला सेमीकंडक्टर फैब आपका टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड TEPL द्वारा ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कार्य PSMC के साथ गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना। इस फैब में आपका 91,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रौद्योगिकी साझेदार जो है आपका PSMC है। असम में दूसरा, असम में सेमीकंडक्टर ATMP इकाई असम के मोरी गांव में आपका टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि TSAT द्वारा इसकी स्थापना की गई। इस इकाई की स्थापना 27,000 करोड़ रुपए की निवेश में हुई है। तीसरा है आपका विशिष्ट चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर ATMP इकाई, ये गुजरात के साणंद में CG पावर द्वारा से रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जापान और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड के साथ साझेदारी में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। याद रखिएगा किसकी साझेदारी है। इस इकाई की स्थापना 7,600 करोड़ रुपए के निवेश से हुई है। प्रौद्योगिकी साझेदार कौन है? रेनेसास। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है दोस्तों। इसमें ये चारों कथन सही, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, उपयुक्त सभी, ठीक है। चारों कथन देख लीजिए आप लोग। 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इसका मुख्यालय भारत में होगा। इस अलायंस को वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अलायंस को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। अलायंस को प्रारंभ करने की घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर की गई। 7 बिग कैट में शामिल कौन कौन से? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। अगला क्वेश्चन, 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2024 से संबंधित निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। आंसर ऑप्शन सी होगा, केवल पहला और दूसरा कथन सही। यह महोत्सव 20 से 26 फरवरी 2024 के मध्य खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था दोस्तों। इस महोत्सव में राग बसंत की लय पर नृत्य करते हुए 1484 कथक नर्तकों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों। और ये आपका दोनों कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। इस महोत्सव की शुरुआत 1972 में नहीं हुई थी, 1975 में हुई थी, ठीक है, याद रखिए। इस महोत्सव के बारे में विशेष तथ्य आप लोग देख लीजिए। इस महोत्सव में आपका राग बसंत की लय पर नृत्य करते हुए 1484 कथक नर्तकों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों। शुरुआत 1975 में हुई थी, ठीक है। खजुराहो को आपका यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था 1986 में। और खजुराहो के ज़्यादातर मंदिर बनाए गए थे चंदेल राजवंश के समय में। अगला प्रश्न है, 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राष्ट्र को समर्पित किया। विकल्प में से कौन सा समर्पित किए गए एम्स में शामिल नहीं है, ये बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, एम्स लुधियाना पंजाब, ये शामिल नहीं है। तो कब 25 फरवरी 2024 को किया गया एम्स राष्ट्र को समर्पित? और ये 5 एम्स कौन कौन से देख लीजिए आप लोग नाम। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
ये जो है आपका राजकोट गुजरात है, पहला राजकोट गुजरात, भटिंडा पंजाब, रायबरेली उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा यूपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कल्याणी पश्चिम बंगाल और मंगलागिरी आंध्र प्रदेश। पांचों एम्स की कुल निर्माण लागत कितनी है आपका 6,315.23 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित एनटीपीसी के लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के प्रथम चरण 2x800 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित किया और एनटीपीसी के लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के द्वितीय चरण 2x800 मेगावाट की आधारशिला रखी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका रायगढ़ में, ठीक है। तो इसका प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित 24 फरवरी 2024 को समर्पित आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्माण लागत राशि 15,800 करोड़ रुपए है। कुल क्षमता आपका 1600 मेगावाट है, 2x800 मेगावाट, ठीक है, 2x800। दो आपका है संयंत्र आपका 800 मेगावाट का, यानी कि 1600 क्षमता टोटल। इस अवसर पर आधारशिला रखी एनटीपीसी के लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के द्वितीय चरण 2x800 मेगावाट। कहाँ आपका? रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। इसका निर्माण हेतु निवेश राशि 15,530 करोड़ रुपये। कथन वाला प्रश्न है, आपका कौन सा कथन ये सही है ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी, मतलब पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। पहला कथन क्या है आपका 23 फरवरी 2024 को भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित करने के लिए पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। गति शक्ति अनुसंधान पीठ पहल का उद्देश्य विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक में अकादमिक अनुसंधान को बढ़ाना है। दोनों आपका सही है ये, ठीक है। कब? 23 फरवरी 2024 को प्रथम गति शक्ति अनुसंधान पीठ की स्थापना के लिए समझौता हुआ था। कहाँ? शिलोंग में हुआ था दोस्तों। और ये उद्देश्य क्या है देख लीजिए, उत्तर पूर्व क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक में अकादमिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। और किसके मध्य समझौता ज्ञापन हुआ? केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलोंग के मध्य हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवसारी गुजरात में कितनी राशि की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी? तो ऑप्शन नंबर डी 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की, ठीक है। तो ये कब? 22 फरवरी 2024 को, और 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को आपका आधारशिला रखी। और दोस्तों राष्ट्र को समर्पित कौन कौन सी चीज़ें हैं आपका देख लीजिए, बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के कई पैकेज सहित कई विकास परियोजनाएं, जैसे कि भरूच, नवसारी और वलसाड़ के कई सड़क परियोजनाएं, तापी में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना, भरूच में भूमिगत जल निकासी परियोजना और काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन KAPS यूनिट 3 और यूनिट 4 में 2 नए दबाव युक्त भारी पानी के रिएक्टर। शुभारंभ आपका नवसारी में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल PM मित्रा पार्क के निर्माण कार्य। आधारशिला रखी आपका भरूच दहेज एक्सेस नियंत्रण एक्सप्रेस वे के निर्माण सहित महत्वपूर्ण परियोजनाओं की। कथन वाला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला कथन में क्या है, 3 फरवरी 2024 को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति होंगे। दोनों आपका सही है कथन, ठीक है। और ये 3 फरवरी 2024 को आपका ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया आपका, ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी को, प्रधानमंत्री पूर्व उप प्रधानमंत्री को। यह पुरस्कार पाने वाले 50वें व्यक्ति हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में जान लीजिए। उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची पाकिस्तान में हुआ था। वह वर्ष 1970 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। वह 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। उन्हें वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। माई कंट्री माई लाइफ वर्ष 2008 उनकी लिखी गई पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक। भारत रत्न पुरस्कार 2024 से संबंधित कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन आपका सही है। ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। मतलब कि 23 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई और इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी, भारत रत्न पुरस्कार की। दोनों सही है दोस्तों। तो 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी विज्ञप्ति देश में सर्वोच्च नागरिक